सीधा शुरू करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे टॉपिक पर डीप डाइव करने वाले हैं जो हर बिजनेस के लिए एकदम क्रूशियल है। बाउंस बैक करना मतलब जब कोई बड़ी कंपनी किसी भारी संकट, किसी बड़े फेलियर या बहुत बड़े बदलाव से गुजरती है तो वो वापस अपने पैरों पर कैसे खड़ी होती है। ये हवा में तीर मारकर नहीं होता, बल्कि इसके लिए एक प्रॉपर 14 बिंदुओं वाला एक्शन प्लान होता है। आज हम उसी एक्शन प्लान को डीकोड करने वाले हैं जो किसी भी लड़खड़ाती हुई कंपनी को फिर से पटरी पर ला सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, एक ऑर्गेनाइजेशन इतने बड़े फेलियर से आखिर बाउंस बैक कैसे करता है। देखिए, ये कोई नॉर्मल प्रोसेस नहीं है। इसे आप मेडिकल ट्रायाज की तरह समझ लीजिए, यानी जहां नुकसान को तुरंत असेस करके मरीज की जान बचानी होती है, या फिर भयंकर तूफान में फंसे एक जहाज को सुरक्षित निकालने जैसा है। जब सब कुछ दांव पर लगा हो ना, तो गलतियों की जरा भी गुंजाइश नहीं होती। रिकवरी कोई मैजिक नहीं है, ये एक बहुत ही सॉलिड वेल प्लान्ड स्ट्रैटेजी का नतीजा होती है। इस पूरे प्रोसेस को अच्छे से समझने के लिए हम इसे 5 अलग अलग फेज में बांटेंगे। पहला, कोर्स सेटबैक को डायग्नोज करना। दूसरा, रणनीतिक रिकवरी ढांचा। तीसरा, रिकवरी पिलर्स को एग्जीक्यूट करना। चौथा, अकाउंटेबिलिटी और मैट्रिक्स तय करना। और पांचवा, सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए रिफ्लेक्शन। तो चलिए एक एक करके इन्हें देखते हैं। आइए सबसे पहले और बुनियादी फेज से शुरू करते हैं, कोर्स सेटबैक को डायग्नोज करना, यानी सिचुएशन की समरी और ट्रायाज। ये फेज असल में एक तरह के बिजनेस पोस्टमार्टम जैसा है, क्योंकि देखिए, किसी भी घाव का इलाज करने से पहले लीडरशिप को यह समझना ही होगा कि चोट असल में लगी कहाँ है और कितनी गहरी है। सबसे पहले स्टेप में कोर इशू या फेलियर को आइडेंटिफाई किया जाता है। फिर सेकेंड स्टेप में उसके रूट कॉज यानी असली वजह तक पहुंचा जाता है। इसके बाद हमने जो भी सबक सीखे हैं उन्हें डॉक्यूमेंट किया जाता है। और फाइनली ये देखा जाता है कि इसका करंट इम्पैक्ट क्या है, फाइनेंशियली, ऑपरेशंस पर और कंपनी की रेपुटेशन पर, ताकि नुकसान को तुरंत वहीं का वहीं रोका जा सके। अब एक बार प्रॉब्लम समझ आ गई तो अगला काम है रिकवरी ऑब्जेक्टिव सेट करना। इसका सीधा सा मतलब है क्राइसिस के बाद ऑपरेशंस को स्टेबल करने, मार्केट का भरोसा वापस जीतने और फ्यूचर की सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए एक प्रॉपर मेजरेबल प्लान बनाना। ये प्लान बेसिकली एक जीपीएस की तरह काम करता है, जो ऑर्गेनाइजेशन को वापस सेफ जोन में ले जाता है, जिसमें टाइम बाउंड गोल्स और सक्सेस के एकदम क्लियर इंडिकेटर्स होते हैं। प्रॉब्लम का डायग्नोसिस हो गया, अब आते हैं दूसरे फेस पर, रणनीतिक रिकवरी ढांचा, यानी कंपनी के सर्वाइवल का ब्लूप्रिंट। इस सर्वाइवल ब्लूप्रिंट के 5 बहुत ही क्रिटिकल पिलर्स होते हैं। पहला, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मतलब प्रॉफिट को वापस ट्रैक पर लाना। दूसरा, ऑपरेशनल एफिशिएंसी, यानी वेस्टेज और फालतू कॉस्ट को कम करना। इसके साथ ही कस्टमर ट्रस्ट को फिर से बिल्ड करना, टीम के मोरल को बढ़ाकर वर्कफोर्स को री एंगेज करना और मार्केट पोजीशनिंग के जरिए ब्रांड की क्रेडिबिलिटी वापस पाना। ये पांचों पिलर्स एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं और यही मिलकर पूरे कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को दोबारा स्टेबल करते हैं। ब्लूप्रिंट तो रेडी है, लेकिन अब बारी है एक्शन की। तीसरा फेस, रिकवरी पिलर्स को एग्जीक्यूट करना, यानी ग्राउंड लेवल पे रीबिल्ड करना शुरू करना। ग्राउंड जीरो पर काम करने के लिए हमें चाहिए एकदम सॉलिड एक्शन प्लान। सबसे पहले आता है फाइनेंशियल रीबाउंड प्लान। इसमें खर्चों को ऑप्टिमाइज करना, रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन, नई फंडिंग या इन्वेस्टमेंट लाना और प्राइसिंग स्ट्रैटेजी को रिवाइज करना शामिल है। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खर्चों को तुरंत कंट्रोल करके ही एक ऑर्गेनाइजेशन अपने लिए वो कीमती समय खरीद पाता है जो उसे पूरी तरह से रिकवर होने के लिए चाहिए। इसके ठीक बाद आता है ऑपरेशनल रिकवरी प्लान। यहां पर बिजनेस के स्पेसिफिक फंक्शंस को सख्त की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स यानी केपीआई के साथ बांध दिया जाता है, जैसे कि क्वालिटी कंट्रोल के लिए डिफेक्ट रेट को मॉनिटर करना, सप्लाई चेन की एफिशिएंसी मापना या फिर टेक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अप टाइम और रिलायबिलिटी चेक करना। ऑपरेशंस को स्टेबल करने के लिए इन कड़े मापदंडों का होना बिल्कुल मस्ट है। लेकिन हाँ, सिर्फ ऑपरेशंस फिक्स कर लेना ही काफी नहीं है, मार्केट और कस्टमर रिकवरी भी उतनी ही क्रूशल है। इस प्लान के तहत कस्टमर रिटेंशन, नए कस्टमर्स को एक्वायर करना, ब्रांड कम्युनिकेशन और चैनल स्ट्रैटेजी पर लेजर शार्प फोकस किया जाता है। ये सारे इनिशिएटिव्स इसलिए जरूरी हैं ताकि आप अपने मौजूदा यूजर्स को रोक सकें, खोया हुआ ट्रस्ट वापस पा सकें और मार्केट में अपनी पोजीशन दोबारा क्लेम कर सकें। अब आते हैं चौथे फेज पर, अकाउंटेबिलिटी, टाइमलाइंस और मैट्रिक्स। चलिए सीधे कमांड सेंटर के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इन सब पर नजर कौन रखता है। देखिए, किसी भी रेस्क्यू मिशन की तरह यहां भी क्लियर ओनरशिप होनी चाहिए। लीडरशिप अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क में टॉप मैनेजमेंट के रोल्स एकदम फिक्स होते हैं।
सीईओ मंथली बेसिस पर ओवरऑल स्ट्रेटेजिक मॉनिटरिंग करते हैं। सीएफओ को हर 2 हफ्ते में फाइनेंशियल हेल्थ की रिपोर्ट देनी होती है। इसी तरह सीईओ, सीएमओ और एचआर हेड की भी अपनी स्पेसिफिक जिम्मेदारियां और रिपोर्टिंग फ्रीक्वेंसी होती हैं। इससे ये इंश्योर होता है कि हर कोई पूरी तरह से अकाउंटेबल है। और ये सब एक फिक्स टाइमलाइन पर चलता है। फेज 1 है स्टेबलाइजेशन, मतलब डैमेज कंट्रोल करना, बहते हुए खून को रोकना। फेज 2 है ऑप्टिमाइजेशन, मौजूदा चीजों को बेहतर और एफिशिएंट बनाना। और फेज 3 है ग्रोथ के लिए प्रिपरेशन, यानी वापस से छलांग लगाने के लिए पूरी तरह तैयार होना। इस पूरे प्रोसेस में एक नंबर ऐसा है जिसे बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता, और वो है मंथली बर्न रेट। ये समझ लीजिए एक तरह से कंपनी का हार्ट मॉनिटर है। इसको बारीकी से ट्रैक करना इसलिए ज़रूरी है ताकि कंपनी के पास इतनी लिक्विडिटी, इतना कैश हमेशा रहे कि वो सर्वाइव कर सके। बर्न रेट के साथ साथ कुछ और वाइटल साइंस भी हैं जिन्हें मंथली या क्वार्टरली ट्रैक किया जाता है। मंथली रेवेन्यू ग्रोथ, एम्प्लॉय रिटेंशन रेट, कस्टमर सेटिस्फैक्शन यानी एनपीएस स्कोर और ब्रांड सेंटिमेंट स्कोर। इन सारे मैट्रिक्स पर नजर रखकर लीडर्स को रिकवरी की प्रोग्रेस का एकदम क्लियर और 360 डिग्री व्यू मिलता रहता है। अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी और सबसे दूरदर्शी फेज पर, सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए रिफ्लेक्शन, यानी ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर प्रूफ बनाना। यह कम्युनिकेशन और ट्रांसपेरेंसी प्लान का रोल बहुत बड़ा हो जाता है। चाहे एम्प्लॉयज़ हों, इन्वेस्टर्स हों, कस्टमर्स हों या पार्टनर्स, हर स्टेक होल्डर के साथ बात करने का एक अलग ऑब्जेक्टिव और फ्रीक्वेंसी होती है। पारदर्शी तरीके से सही टाइम पर दिए गए अपडेट्स उन सबका भरोसा बनाए रखते हैं। और सच मानिए, क्राइसिस के टाइम पर यह भरोसा ही कंपनी की सबसे बड़ी एसेट होती है। इसी के साथ ज़रूरी है एक रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। ये उन 4 बड़े खतरों को पॉइंट आउट करता है जो वापसी की राह को रोक सकते हैं: एग्जीक्यूशन में देरी, फंडिंग की कमी, मार्केट रिजेक्शन और एम्प्लॉय डिसएंगेजमेंट। अगर हम इन रिस्क की प्रोबेबिलिटी और इम्पैक्ट को पहले से असेस कर लें तो हम अपनी रिकवरी को पटरी से उतरने से बचा सकते हैं। और याद रखिए, असली रिकवरी सिर्फ क्राइसिस को टालना नहीं है, ये कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के बारे में है। प्रोसेस, प्रोडक्ट, लीडरशिप और वर्क कल्चर में जो भी कमियां हैं, उनसे मिली इंसाइट्स को एक्शन प्लान में बदलना, यही वो चीज़ है जो फ्यूचर की नींव को सॉलिड बनाती है। इस पूरे एक्शन प्लान का जो क्लाइमैक्स है वो है द कमिटमेंट स्टेटमेंट। यहाँ लीडरशिप फॉर्मली डॉक्यूमेंट करती है कि रिकवरी की प्रायोरिटीज़ क्या हैं, कौन से माइलस्टोन्स अचीव करने हैं, स्ट्रेटेजिक सक्सेस इंडिकेटर्स क्या होंगे और लीडरशिप की खुद की अकाउंटेबिलिटी क्या होगी। ये कंपनी को टर्न अराउंड करने का आखिरी और सबसे पक्का प्रॉमिस होता है। इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए आइए इस बहुत ही पावरफुल सवाल पर गौर करें जो हमारे सोर्स मटेरियल से निकल कर आता है। ये रिकवरी प्लान न सिर्फ स्टेबिलिटी कैसे लाएगा, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर के इनोवेशन और सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए कैसे पोजीशन करेगा। क्योंकि देखिए, असली जीत सिर्फ किसी तरह सर्वाइव कर जाने में नहीं है, बल्कि फेलियर से सीखकर पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रांग और इनोवेटिव बनकर वापस लौटने में है। आज के लिए बस इतना ही। इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।